प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास के फिजिक्स में। बच्चों, आपको जो चैप्टर नंबर चलने वाला है, चैप्टर नंबर 2 चलने वाला है। और बच्चों, आज का जो लेक्चर आपका होगा वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है। और इस चैप्टर का बच्चों आज आपका लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। आपके याद होगा बच्चों, हमने गति के समीकरण पढ़ लिए थे इससे पहले वाले समय जो लेक्चर हमारा चला था बच्चों। और हमने वहां पे जो गति के समीकरण पढ़े थे बच्चों, अगर आपके याद हो, गति के 3 समीकरण थे ना। पहला आपका था v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा आपका था बच्चों, अगर आपके याद आ रहा हो, यहाँ पे s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा वाला बच्चों आपका था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है। तो तीनों समीकरण बच्चों हमने पढ़ लिए थे। और तीनों समीकरण हमने बच्चों ग्राफी विधि से पढ़े थे। ठीक है। लेकिन आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं तीनों समीकरणों का फिर से निगमन करेंगे, लेकिन कलन विधि से। कलन यानी कि समाकलन के माध्यम से। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों का कलन विधि से। ध्यान देंगे बच्चों आप यहाँ पे इस बात का कि आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कलन विधि से, है ना। यानी कि आपको यूज करना है, आपको इंटीग्रेशन। ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों आपके। तो अब यहाँ पर जब समाकलन के माध्यम से इक्वेशंस को करेंगे तो किस तरीके से बच्चों यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए कि माना कोई एक वस्तु है, सरल रेखीय पथ पे स्मॉल टी समय प्रारंभ में एक बच्चों आपका u होगा, है ना, से गति प्रारंभ करती है। और स्मॉल ए त्वरण के अंतर्गत स्मॉल टी समय वो एस दूरी तय कर लेती है, जैसे उसका अंतिम एक बच्चों स्मॉल v हो जाता है। ठीक है। तो गति का जो बच्चों पहला समीकरण आपका यहाँ पर रहेगा v बराबर u प्लस ए टी। देखिए इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए बच्चों आपको करना है क्या होगा, यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि माना जब कोई वस्तु स्मॉल टी समय या डेल्टा टी समय में, उसमें जो वेग में परिवर्तन बच्चों डेल्टा वी अगर होता है, डेल्टा टी समय में परिवर्तन वेग में डेल्टा वी हो जाता है, तब उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कितना होगा। क्योंकि जो त्वरण होता है बच्चों आपका वो वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो वेग बदलेगा तो त्वरण आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर त्वरण निकालें तो आपका आ जाएगा a बराबर डी वी अपॉन डी टी, यानी कि v आपका वेग हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से आपका आ जाता है ये वाला कुल मिला के आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है बच्चों a बराबर डी वी अपॉन डी टी। ठीक है। अब यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका आ जाएगा डी वी बराबर a डी टी निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। और सबसे पहले बच्चों आपको दो फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने हैं समाकलन के लिए, कि जब आप समाकलन के माध्यम से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ये क्वेश्चंस को करेंगे, तो उसके लिए मेन हमारे पास में दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आपको पहले बता रखा है वैसे तुमने, लेकिन फिर भी देखिए बच्चों, पहला फॉर्मूला आपका होगा कि इंटीग्रेशन का साइन एक्स की पावर एन डी एक्स। अगर डी लग रहा है बच्चों एक्स में, है ना, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है, वही वेरिएबल है, उसकी कोई भी घात अगर आपके पास में आती है, उसका फॉर्मूला होगा बच्चों एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। इस फॉर्मूले से बच्चों उसको सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बच्चों, तो मान लिया कि अगर आपसे कहा जाता है कि x की पावर 2 का समाकलन कीजिए, तो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आप लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन x की पावर 2 dx। ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चों n का काम करेगा वो 2 काम करेगा, यानी कि जो होगा बच्चों वो n हो जाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले n आता है, यानी कि 2 आएगा, प्लस 1 अपॉन में n की जगह 2 प्लस 1, तो आपका जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3। इस तरीके से बच्चों इसको किया जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो आपसे कहा जाए, ये पहला एग्जांपल हो गया मान लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल मान लो अगर आपसे कहा जाए केवल एक्स का कीजिए, क्योंकि अगर एक्स का वो कहता है, इसका मतलब यहाँ पर घात जो होगी बच्चों वो 1 होगी। ठीक है। यहाँ पे कितनी घात होगी इसकी 1। तो dx अगर करते हैं बच्चों तो कितना आएगा यहाँ पे, x की पावर अगर यहाँ 1 है, 1 को चूंकि लिखते नहीं है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 जाएगा, और आपके पास में जाएगा x की पावर 2/2 निकल का जाएगा। ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको करना होगा। बातें समझ आ रही है बच्चों आपके। और अगर यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है तो उस केस में अगर हम आगे चलते हैं इसमें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई 5x का बोले करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 5x dx लिखेंगे। हम चूंकि d लग रहा है बच्चों x में, तो जिसमें d लग रहा होता है केवल उससे क्या करते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट को निकालेंगे बच्चों बाहर, तो x dx कर लेंगे। और जस्ट अभी इसका सॉल्व करा हमने, वो ये आया था,
तो 5 इंटू में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो आपका सॉल्व करेंगे तो वैल्यू की निकल के आएगी 5/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट होता है बच्चों उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा आपको ये याद रखना है, दूसरा दूसरा फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना होगा आपको। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि अगर आपके पास में मान लो डी लग रहा है एक्स में, लेकिन यहाँ पे कोई और कांस्टेंट है, तो देन उसका आंसर आएगा कांस्टेंट इनटू एक्स, केवल ये आ जाएगा। ठीक है, सपोज अगर आपसे बोला जाए, एग्जांपल के तौर पे बोला जाए कि 5 का कीजिए, तो आप लिखेंगे 5 dx, है ना, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5x, क्योंकि 5 कांस्टेंट आएगा और dx की जगह केवल x आ जाएगा। मान लो आपसे बोला जाए केवल एक का कीजिए, तो 1 इंटू एक्स, तो वो आपका जाएगा केवल x। तो उनको लिखे या ना लिखे तो केवल आप लिख सकते हो ना dx, तो आपका केवल x आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे इस बात पे, अगर कहीं आपका dx लिखा है तो केवल x आएगा, dv लिखा है तो केवल v आएगा, dt लिखा है तो केवल t आएगा, यानी कि d हट जाएगा बस। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब अगर ये फॉर्मूला आपके याद रहेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है आपकी, तो उसके बाद जब आगे चल लेते हैं इसमें, तो देखिए क्या होगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डी दो जगह आ रहा है, आपका वी में भी आ रहा है और टी में भी आ रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब यह एक काम करते हैं, इसमें लिखेंगे माना जब आपका समय 0 था, यानी कि प्रारंभिक समय था, उस केस में आपका जो वेग होगा प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं बच्चों यू से। और जब आपका समय कुछ हो गया, है ना, टी समय मान लेते हैं, देन उस केस में आपका वेग हो जाएगा अंतिम वेग, उसको वी लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये लिमिट आ गई है। लिमिट आपको वही उसकी ही लेके चलनी है। इसमें डी लग रहा होगा, जैसे डी लग रहा है टी में तो टी की लिमिट ली है, यहाँ डी लग रहा है वी में तो हमने वी की लिमिट ली है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको लिमिट मिल जाती है देन आप इसमें पुट करेंगे, इसमें लगाएंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे समाकलन, समाकलन करने पर। अब जैसे बच्चों आप समाकलन करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर पहले v की लिमिट रखेंगे, यानी कि u से v जाएंगे, और यहाँ पे आपका dv जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन 0 टू t जाएगा, यहाँ पे a dt चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर्मूले में देखें dv का केवल बच्चों v आता है, तो यहाँ पे आपका v आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे u और ये v। ठीक है, इसमें बच्चों a कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे अभी आपको बताया कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी है तो केवल cx आ जाता है। इस तरीके से बच्चों आपका a कांस्टेंट है, क्यों होगा, क्योंकि d लग रहा है बच्चों t में, अगर यहाँ t होता तो उसका इंटीग्रेशन होता ना, यहाँ तो a है बच्चों, तो a यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आपका आ जाएगा a t आ जाएगा 0 टू t। फिर आपको बच्चों क्या करना होगा, इसमें आप लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखने का तरीका होता है बच्चों, पहले तो आप लिखें यहाँ पे पुटिंग द लिमिट, पुटिंग द लिमिट। लिमिट रखने का बच्चों तरीका होता है, पहले आप अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि v के स्थान पे जब रखा जाएगा तो v आएगा, फिर माइनस लगा के v के स्थान पे लिखेंगे लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी होगी बच्चों, u हो जाएगी, है ना, तो v माइनस u हो जाएगा। यहाँ पे इसमें ध्यान देंगे ए टी, टी यानी कि अपर लिमिट आपकी जाएगी t, और लोअर लिमिट जाएगी बच्चों आपकी t के स्थान पे रखेंगे 0, तो 0 इंटू ए यानी कि 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे आपके पास बचेगा v माइनस यू इजिकल टू ए टी। अब u को डाल देंगे राइट साइड में, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके सामने गति का पहला समीकरण आ गया है। ठीक है, पहला समीकरण आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप गति के पहले समीकरण को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके, तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। ठीक, तो चलिए बच्चों, अब अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई तो इसमें गति का दूसरा समीकरण देख लेते हैं कि दूसरे समीकरण को बच्चों किस तरीके से यहाँ पे करना होगा। ठीक है, दूसरा समीकरण बच्चों आपका ये होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस आती है, तो डिस्टेंस को देखते हैं कि यदि माना कोई कण आपका स्मॉल टी समय में सूक्ष्म समांतराल में ds दूरी को तय करता है, देन उस केस में उसका जो वेग आएगा वो कितना होगा। तो वेग के लिए अगर बच्चों हम जानते हैं कि वेग जो होता है बच्चों वो विस्थापन बटे समांतराल होता है,
तो ds अपॉन dt आ जाएगा, है ना। एस यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस में वेग विस्थापन जितना भी हुआ होगा बच्चों उसमें से समय लगा होगा, तो विस्थापन बटे समांतराल को यहाँ पे वेग कहते हैं। तो देन उस केस में यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी डी टी आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना। अब आप जानते हैं बच्चों गति का जो पहला समीकरण अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, चूंकि गति के प्रथम समीकरण क्या था बच्चों आपका, v बराबर u प्लस ए टी था। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये जो v रखा हुआ है इस v के स्थान पे आप गति की पहले समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों जैसे आप इसमें यहाँ पर गति के पहले समीकरण को लिखते हैं तो देन उस केस में आपके पास आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा u प्लस ए टी, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी टी। अब यहाँ पे dt के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो देखिए क्या आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब ध्यान देंगे जब आपने इसकी यहाँ पे गुना करी तो बच्चों आप इसको ये नहीं लिख सकते ए डी टी का स्क्वायर, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है बच्चों, तो ये टी अलग ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर बच्चों यहाँ पे आपके बात क्लियर हो गई है देन उस केस में आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों कि जो डी लग रहा है वो दो लेटर में लग रहा है, एक तो टी में लग रहा है, यहाँ भी टी यहाँ भी टी, दूसरा लग रहा है यहाँ पर एस में, ठीक है। तो लिमिट जो बच्चों आपको लेनी है वो टी और एस की लेके चलनी होगी। तो मान लेते हैं कि माना कि जब समय आपका 0 रहा होगा, है ना, तब उस केस में विस्थापन आपका 0 रहा होगा, ठीक है। अब जैसे समय आपका मान लेते हैं कि कुछ हो गया यानी कि स्मॉल टी समय हो गया, देन उस केस में डिस्टेंस को कवर अप करता हो वह एस दूरी को चल लेगा या तय कर लेगा, ठीक है। तो बच्चों अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे इसकी लिमिट ली जाएंगी, यानी कि समाकलन करने पर, अब देखिए जैसे समाकलन बच्चों यहाँ पर किया जाएगा तो देखिए कैसे किया जाएगा बच्चों, कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा यहाँ पे तो लिमिट ली जाएंगी पहले एस की, यहाँ पे 0 टू आपका जाएगा बच्चों एस, यहाँ पे आपका जाएगा डी एस, ठीक है। अब यहाँ देखें बच्चों तो आपकी लिमिट जाएगी 0 टू टी, चूंकि टी की लिमिट ली जाएंगी यहाँ पे u डी टी प्लस 0 टू टी ए टी डी टी, ठीक है। अगर ये बात क्लियर हो पा रही है बच्चों आपके, तो उस केस में अगर यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो आपको नजर आ रहा होगा जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे बच्चों आपका जाएगा एस और इसकी लिमिट ली जाएंगे बच्चों 0 टू एस, ठीक है। यहाँ पर देखें तो डी लग रहा है टी में, तो टी हो गया वेरिएबल तो यू हो जाएगा कांस्टेंट, इस केस में यू टी निकल के आपका आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट ली जाएगी 0 टू टी प्लस, यहाँ पे देखिए बच्चों वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, तो पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे 0 टू टी टी डी टी लिया जाएगा। अब जैसे एक्स डी एक्स का करते हैं, जैसे आपके याद होगा बच्चों मैंने यहाँ समझाया था, यहाँ पे ये था ना यहाँ पे आपका एक्स डी एक्स, यहाँ पे जब आप पावर एक लिखते हैं तो एक लिखे है ना लिखे, तो उस केस में अगर यहाँ पे बच्चों टी कर दें, यहाँ पे टी कर दें, यहाँ पे टी कर दो, तो यहाँ पे टी कर दे, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चों आपकी टी स्क्वायर बाई 2। तो उसी तरीके से देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अभी फिलहाल इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 0 टू एस इज इक्वल टू बच्चों आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे यू टी 0 टू टी प्लस ए, यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाए 0 टू टी चला जाएगा। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे बच्चों लिमिट रखनी होगी, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे बच्चों, पुटिंग द लिमिट, लिमिट रखने का तरीका बच्चों वही पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एस के स्थान पर रखा जाएगा बच्चों एस, माइनस एस के स्थान पर लोअर लिमिट आ जाएगी 0, ठीक है। अपर लिमिट टी के स्थान पर बच्चों टी रखा जाएगा तो यू टी माइनस लोअर लिमिट टी के स्थान पर 0 और 0 इंटू यू यानी 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला ए ऐसे हो जाएगा। अपर लिमिट टी के स्थान पे बच्चों टी आएगी तो टी स्क्वायर, लोअर लिमिट यहाँ पे बच्चों सॉरी टी स्क्वायर बाई 2 चला जाएगा
और लोअर लिमिट जैसे बच्चों जीरो रखें 0/2 तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपका s आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपका ut आ जाएगा, जब इसके अंदर गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 AT²। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये ही आपका गति का दूसरा समीकरण आ चुका है, लेकिन किस मेथड से, समाकलन के माध्यम से, यानी कलन विधि के माध्यम से आपका गति का दूसरा समीकरण आ गया है। तो क्वेश्चन एग्जाम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपसे कि कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन कीजिए, तो आपको इस तरीके से बच्चों करना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों तीसरा समीकरण देख लेते हैं। तीसरा भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जा सकते हैं या आपसे सिंपल करके कोई एक पहला दूसरा तीसरा भी अलग अलग पूछा जा सकता है। तीनों पूछे जाएंगे तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, अगर एक पूछा जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपसे मान लो बोला जाता है यहाँ पे कि गति का तृतीय समीकरण, हम जानते हैं बच्चों कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s हमको प्रूफ करना होगा। तो मान लेते हैं कि सूक्ष्म समांतराल dt में डेल्टा s दूरी तय करता है, तो सूक्ष्म वेग परिवर्तन यानी कि उसका वेग बच्चों बदल जाएगा, d भी बदलेगा। जब वेग बदलेगा तो उसमें बच्चों त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वेग जो आपका जो त्वरण जाएगा आपका वो चला जाएगा बच्चों आपका a बराबर क्या जाएगा, वेग परिवर्तन की बच्चों दर हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को बच्चों त्वरण कहते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अपने पास से बच्चों इसमें ऊपर नीचे ds से गुना करनी होगी और ds से बच्चों भाग करना होगा। जब गुना और भाग दोनों कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अब इतने हिस्से को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब जब इतने हिस्से को एक साथ लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा बच्चों a बराबर, पहले इसको लिख लेंगे ds/dt, अब इसको लिखेंगे dv अपॉन में ds। अब यहाँ पे देखें बच्चों ds/dt यानी कि वेग विस्थापन बटे समतल बन गया। तो अब जानते हैं बच्चों कि विस्थापन यानी कि v जो आपका होता है वो ds/dt होता है, इसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो इसकी जगह बच्चों आप क्या रख लेंगे, यहाँ पे v रख के चल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपके सामने आ जाएगा a v d v/ds आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे बच्चों v डी वी बराबर ए डी एस आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डी दो लेटर में लग रहा है, वी में लग रहा है और एस में लग रहा है। तो यहाँ जो लिमिट ली जाएगी बच्चों एस और वी की ही ली जाएगी। किस तरीके से बच्चों ली जाएगी, ध्यान देंगे। लिमिट लेने का तरीका होगा तो यहाँ बच्चों मान लेंगे आप यहाँ पर कि माना जब आपका वेग प्रारंभ में था, प्रारंभिक वेग, तो उस केस में कोई दूरी वो नहीं चला, यानी कि s1 की वैल्यू 0 रही होगी। जब वेग बच्चों आपका अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग को दिखाते हैं v से, तो उस केस में दूरी को कुछ ना कुछ ट्रेवल करके यानी कि s दूरी उसने कवर अप कर ली होगी। तो बच्चों अब इसका किया जाएगा यहाँ पे समाकलन, समाकलन करने पर अब जैसे बच्चों यहाँ पे समाकलन होगा तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए अब जैसे बच्चों समाकलन होंगे तो पहले हम इसमें रखेंगे समाकलन में, तो आपके सामने जाएगा यहाँ पे u से v v dv चला जाएगा और यहाँ पे आपका जाएगा बच्चों 0 to s a ds चला जाएगा। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर बच्चों 1 लिखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा v की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 और यहाँ पे लिमिट रखी जाएगी बच्चों u एंड v। यहाँ पे देखें बच्चों ए एस यानी कि आपके सामने आ जाएगा ए एस और लिमिट रखी जाएगी बच्चों यहाँ पे 0 to s। ठीक है, तो उसको सब सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आपके सामने जाएगा v²/2 की पावर u से लेके v तक बराबर आपके सामने जाएगा ए एस 0 to s। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, है ना, पुटिंग द लिमिट, है ना। अब लिमिट रखने का बच्चों तरीका होता है, पहले आप अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट v के स्थान में जब v रखेंगे तो आपका जाएगा v²/2 माइनस लोअर लिमिट v²/2, है ना। फिर यहाँ पे a s के स्थान में बच्चों s जाएगा -0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बच्चों, इसको जब सोल्व करेंगे
तो यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 जाएगा, यहाँ पे जाएगा ए एस। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 की गुना कर देंगे इसमें तो बन जाएगा 2as, और वी स्क्वायर बराबर आपका जाएगा यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका गति का तीसरे समीकरण का भी निगमन हो जाएगा। बातें क्लियर हो पाई? तो इस तरीके से आप बच्चों इसको कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब जब बच्चों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि जैसे कोई पार्टिकल आपका चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका चल रहा हो, तो जैसे बोला जाता है ना कि 7वें सेकंड में कितनी दूरी चला। मान आपसे बोला जाता है कि कोई 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी चलता है, तो 9वें सेकंड में कितना चला या 8वें सेकंड में कितना चला। तो जो एक सिंगल पर्टिकुलर सेकंड होगा ना, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितनी दूरी को कवर अप करता है ना, या कितनी दूरी वो चलेगा टोटल। नहीं कि बोला जाता है कि मतलब यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो आपसे बोला जाता है कि दिल्ली जाने के लिए आपको यहाँ पे लगभग 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो आप जो दूसरे घंटे यानी कि आधे घंटे लास्ट वाले में गए होंगे, आपसे बोला जाता है कि आपको दिल्ली जाने के लिए 50 मिनट लगते हैं, तो 49 मिनट में कितनी आप दूरी चले। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे nवें सेकंड की बात की जाएगी कि nवें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो माना एक वस्तु आपकी u प्रारंभिक वेग a त्वरण के अंतर्गत गतिशील है, और n-1, जैसे n-1 का मतलब हो गया, जैसे बोले 10 सेकंड, और ये हो गया 10-1 यानी कि 9 सेकंड, है ना। ये 10 सेकंड मान लेते कि अगर n की जगह यहाँ पे मान लें कि 10 हो जाएगा, 10 सेकंड में चलेगी दूरी, है ना। और ये मान लें कि अगर आपकी ये 9, 10 में से एक गया तो ये 9 बचे ना। सपोज अगर आपसे बोला जाता है कि 10 सेकंड में ये 50 मीटर चलता है ना, और आपसे बोला जाता है कि ये आपका चलता है 40 मीटर। ठीक है, तो 10वें सेकंड में कितना चला, तो 10 में से 9 सेकंड की दूरी को घटा देंगे, तो 10 सेकंड की दूरी निकल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं बच्चों? गति के यहाँ देखेंगे बच्चों, गति का जो आपका दूसरा समीकरण था यानी कि द्वितीय समीकरण था आपका यहाँ पे ये वाला, तो देखिए बच्चों कौन सा समीकरण से बात करेंगे आप यहाँ पे? गति के द्वितीय समीकरण से। अब जैसे गति का द्वितीय समीकरण था आपका टी सेकंड में चली गई दूरी। अब टी सेकंड में बच्चों कितनी दूरी चले आप, ये सब जानते हैं था ना। एस बराबर, इसको ऐसे दिखाते थे यहाँ पे, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये टी सेकंड में चली गई दूरी है। तो उसी तरह से अगर आपको निकालना n-1, तो जब यहाँ टी तो यहाँ पे बच्चों टी है, यहाँ पे टी है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना हो तो बच्चों आप कैसे करेंगे यहाँ पे, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि n-1 सेकंड में चलेगी दूरी, है ना, तो n-1 सेकंड में चलेगी दूरी बच्चों आपकी s1 होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने s1 दिखा रखा है। तो आपका आ जाएगा u, और t के स्थान में बच्चों क्या आएगा n-1 प्लस 1/2 ए ऐसी रहेगा, और यहाँ पे n-1 का स्क्वायर चला जाएगा। ऐसे इक्वेशन नंबर बच्चों एक मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फिर निकालेंगे n सेकंड में चलेगी दूरी। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों आपका जाएगा n सेकंड में चली गई दूरी। ये जैसे बच्चों आपकी t सेकंड में चलेगी दूरी थी, आपकी n सेकंड में, तो जहां जहां t है बच्चों वहां पर बस आपको n कर देना है। ठीक है, तो देखिए S2 बराबर आपका जाएगा UN, यानी कि t के स्थान पे n आ गया, प्लस 1/2 a n का स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो ये बच्चों n सेकंड में, ये है आपकी n-1 सेकंड में, ये है आपकी n-1 सेकंड में। तो अगर आपको निकालनी हो nवें सेकंड में, तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, अतः nवें सेकंड में चली गई दूरी।
अब n वे सेकंड में जब चली गई दूरी निकालनी होगी तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों एस एन, एन मतलब जो भी आपसे बोलेगा 7वां 8वां 9 जो होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो बाद में से पहली वाली यानी कि n में से n-1 वाली को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो देखिए बच्चों क्या आपके सामने आएगा, पहले आप इसको लिख लेंगे यू एन प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर माइनस, फिर उसको लिखेंगे और जब उसको लिखेंगे तो बच्चों आपके सामने जाएगा यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर। ये माइनस को फिलहाल अभी अंदर ही मतलब बाहर ही रख रहे हैं और अंदर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब इसके अंदर गुना करेंगे तो यू एन माइनस के एन जाएगा प्लस a/2 जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो आपका जाएगा बच्चों एन स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस के 2n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बच्चों आपके सामने ऐसे जाएगा एस एन इजिकल टू आपके सामने जाएगा यू एन प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर माइनस, अभी स्क्वायर से छोड़ेंगे यू एन माइनस के एन प्लस, अब देखिए बच्चों इसके अंदर गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो आपका सामने जाएगा बच्चों यहाँ वाला 1/2 ए एन का स्क्वायर, यहाँ पर ये ऐसे जाएगा a/2 प्लस में, और जब इसमें जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपके सामने बचेगा ए एन। ठीक है, ए एन बच जाएगा। अब इसके चिन्ह को अंदर को खोलेंगे बच्चों तो आपके सामने जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, तो ध्यान देंगे अब अंदर के चिन्ह बच्चों सारे बदल जाएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/2 ए एन का स्क्वायर, वो माइनस हो जाएगा a/2 और वो प्लस हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब अगर यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई है तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा इससे कैंसिल हो जाएगा, यू एन बच्चों आपका इससे कट जाएगा। तो आपके पास में जो बच जाता है उसको आप लिख लेंगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा बच्चों एस एन बराबर, पहले आपके सामने ये तो एक तो ये बचा यानी कि प्लस का एन, फिर आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे प्लस ए एन माइनस a/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो एस एन बराबर आपका जाएगा एन प्लस में 2a n माइनस a/2 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बच्चों तो a/2 कॉमन हो जाएगा यानी कि n प्लस के a/2 और यहाँ पे बच्चों बचेगा 2n माइनस के 1। ठीक है, यहाँ पे बच्चों n नहीं बच रहा आपका, ये हमने जो गुना करी थी यहाँ पे वो u की करी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो यहाँ पर आपका ये जो जाएगा वो क्या जाएगा, n जाएगा सॉरी u, तो यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो जाएगा ये वाला u जाएगा, ये वाला u जाएगा, ये वाला बच्चों u जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर आएंगे तो आप बच्चों यहाँ पे इसको u लिख लेंगे, यहाँ पे u लिख लेंगे और यहाँ पर बच्चों आप इसको u दिखा देंगे। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाता है 7वें सेकंड में तो आप 7वें सेकंड में जब निकालेंगे तो u आपको यानी कि प्राथमिक वेग चाहिए, n वो नंबर होगा जो 7वां बोला तो 7 लिखा जाएगा, यहाँ पे बोला 5वें सेकंड में तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, और ये होगा बच्चों आपका त्वरण। तो इस तरीके से आप कोई भी या किसी भी सेकंड में आप दूरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया इक्वेशन है, इस पे काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। अब जैसे अगर मान लो वस्तु की गति आपकी हवा में हो रही है, गुरुत्व के अंतर्गत होती है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। ठीक है, अगर आपकी धरातल पे हो रही है, रेखीय गति हो रही है, तो उस केस में आपका जो रेखीय त्वरण आएगा वो स्मॉल ए आएगा। ठीक है, और डिस्टेंस आप जो देखेंगे वहां पे एस लिखेंगे। लेकिन यदि वस्तु की गति आपकी गुरुत्व के अधीन होती है यानी कि ऊपर हवा में होती है, तो उस केस में गति के समीकरण बच्चों बदल जाएंगे, और गति के समीकरण में आपको जहां पर ए था वहां पे जी आ जाएगा, जहां पे एच था बच्चों वहां पे एच आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी गति के समीकरण इस तरीके से हो रहे हो। दूसरा, यहाँ पे आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो ध्यान ये रखना है कि यदि वस्तु की गति ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, उस केस में वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा। जब वस्तु का वेग बढ़ेगा बच्चों तो उस समय आपको गति के समीकरण आपको प्लस के लगा के चलने हैं, v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर एस की जगह क्या आएगा बच्चों हाइट, h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2gh। ठीक है,
और यदि वस्तु की गति ऊपर की तरफ होती है ऊर्ध्वाधर, है ना, तो उस केस में वस्तु का वेग कम हो रहा होता है। जब वस्तु का वेग कम हो रहा है तो उस वस्तु में मंदन उत्पन्न होता है। मंदन के लिए आपको गति के समीकरण बच्चों माइनस लगाने होंगे, है ना। तो गुरुत्व के विरुद्ध गति के समीकरण क्या होंगे बच्चों आपके, v बराबर u माइनस जी टी, है ना, v उसका बराबर u उसका माइनस के 2gh, और यहाँ पर आपका चलेगा बच्चों h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यह माइनस केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों वस्तु का जो वेग है वो आपका ऊपर की तरफ जब गुरुत्व के अधीन जाएंगे तो वेग आपका बच्चों कम होगा, घटेगा। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए बच्चों अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है। ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ पे दे रखा है m बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि u आपको दे दिया 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाएगा। जब रोकेंगे तो यानी कि अंतिम वेग बच्चों हो जाएगा 0। ठीक है, ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक लगाने पर बल जो आपका लगता है यहाँ पे बच्चों लगता है 4000 न्यूटन का लगता है। तो कार को रोकने के लिए आवश्यक समय यानी कि टी बताना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों वस्तु का जो वेग था 40 से 0 हो गया, यानी कि वस्तु का वेग कम हुआ। और जब वस्तु का वेग घटेगा बच्चों तो उस केस में गति के समीकरण आपको माइनस में लगा के चलने होंगे। तो गति का पहला समीकरण क्या था, v बराबर u माइनस ए टी जाएगा। माइनस समझ आ गया ना, क्यों है, चूंकि वेग आपका 40 से आपका 0 हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना बच्चों 40। ए आपको दे नहीं रखा तो ए की जगह आप क्या लिख, ए फिलहाल अभी टीम को निकालना है तो ये साइड आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका इस साइड आ जाएगा। तो आपका जाएगा ए टी बराबर 40 और ए की जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, आप जानते हैं कि एफ बराबर एम में से ए बराबर आपका जाएगा एफ अपॉन में एम। ठीक है, तो एफ अपॉन एम चला जाएगा, यहाँ पे टीम को निकालना है, ये पे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऊपर देखते हैं बच्चों यहाँ पे तो t जब आपको निकालना होगा तो 40 गुना यहाँ पर m अपॉन में f चला जाएगा, और इसकी वैल्यू 40 गुना m की वैल्यू बच्चों कितनी थी 1000, तो 1000 आ गया बटे f की वैल्यू कितनी है 4000, तो इसे 4 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे 10 बार कट जाएगा, तो t बराबर आपके पास आ जाएगा बच्चों 10 सेकंड का समय उसको लगेगा। ठीक है, रुकने में तो 10 सेकंड का समय लगता है, यानी कि आपका आंसर जा रहा है बच्चों यहाँ पे देखेंगे बी पार्ट, यानी कि 10 सेकंड का समय उसको लगेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। जैसे कह रहा है कि आपके सामने 2 साइकिल सवार ए और बी एक सीधी सड़क पर जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सवार ए को बी किस दिशा में स्थिर अवस्था में नजर आएगा, स्थिर अवस्था में नजर आएगा। तो स्थिर अवस्था में बच्चों तब नजर आएगा जब दोनों का वेग समान होगा, है ना, जब समान वेग से गति करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, समान वेग से गतिमान होंगे तब सवार ए को बी स्थिर अवस्था में बच्चों नजर आएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलेते हैं। अब जैसे बच्चों इसमें आपसे बोला जाता है कि आपके सामने एक इक्वेशन दे दी जाती है यहाँ पे s बराबर, है ना, जैसे आपको इक्वेशन दे दी जाती है s बराबर tan t माइनस के 2t स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे बोला जाता है कि s मीटर में t सेकंड में है, तो 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के मध्य चली गई दूरी आपको बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, चली गई दूरी। तो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले आप इसमें रखिए t बराबर 2 सेकंड पर, तो आप t की जगह बस आपको 2 रखना है। तो देखिए बच्चों 10 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2, 2 का वर्ग 4 चला जाएगा। ठीक है, तो 20 माइनस 4 दूनी 8 चला जाएगा, और 20 में से 8 जाएंगे तो बच्चों 12, यानी कि वो 2 सेकंड में बच्चों यहाँ पे 12 मीटर की दूरी को कवर अप कर लेता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। ये पहली स्थिति मान लेंगे यहाँ पे, है ना, ये फर्स्ट केस आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में जब कहता है कि t बराबर, वैसे सेकंड वाला पार्ट आपके पास में है नहीं ये वाला, तो उसको पार्ट को आप घटा दीजिए। अब जब t बराबर हम कितने बात करेंगे बच्चों 5 सेकंड पर, जब 5 सेकंड निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा बच्चों s2 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जहां पर भी t है वहां पर आप क्या रख देंगे बच्चों 5। ठीक है, तो 10 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया
50 माइनस 2, 5 के वर्ग बच्चों चला जाएगा 25। तो देखिए 50 माइनस 25 दूनी 50, है ना। तो ये से कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपकी 5 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी जाएगी 0। तो उसने बोला था 2 सेकंड से 5 सेकंड की बद्धी चलेगी दूरी, है ना। तो उसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा बच्चों, t बराबर 2 सेकंड, यानी t1 बराबर 2 सेकंड से t2 बराबर 5 सेकंड के मध्य चली दूरी। तो कैसे निकालेंगे S2, सॉरी इसमें से पहली वाली में से यानी कि S1 माइनस S2 कर देंगे, तो 12 माइनस 0, तो देखिए कितना आएगा बच्चों आपके सामने, S बराबर यानी कि 12 मीटर चलता है वो, क्योंकि 5 सेकंड बाद तो वो रुक जाता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन बढ़िया है बच्चों ये वाला भी। अब अगले सवाल में बच्चों आपसे कह रहा है कि एक समान त्वरित गति करने वाले पिंड के द्वारा 7वें और 9वें सेकंड में तय की गई दूरी बच्चों आपकी कितनी है, 20 मीटर तथा 24 मीटर है। तो वह पिंड 15वें सेकंड में कितनी दूरी को तय करेगा। ना तो आपको यहाँ दे रखा प्रारंभिक वेग कितना है, लेकिन आपको लिख रखा है कि एक समान है ना त्वरित गति है, ना आपको बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि ए कितना होगा, ना तो प्रारंभिक वेग है ना ही ए है। तो जब एक समान त्वरित होगा तो उसका मतलब प्रारंभिक वेग भी और आपका जो त्वरण होगा समान हो जाएगा। तो उस केस में बच्चों यहाँ पे निकालेंगे इसको, देखिए प्रश्नानुसार 7वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है बच्चों, 20 मीटर। तो 20 मीटर का मतलब हो गया आपको S दे दिया, है ना। बात समझ में आ रही बच्चों आपके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि S7 इजिकल टू आपके सामने चला जाएगा यहाँ पे u प्लस ए बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू 7 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि nवें सेकंड में चलेगी दूरी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, Sn बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों आपके। तो इसकी जगह कितना जाएगा 20 u, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे क्या, पहले एक बार देख लेते हैं, a बाई 2, यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। 20 बराबर आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2u प्लस के, 14 में से एक जाएगा 13a अपॉन में 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे तो आपके सामने बच्चों आ जाएगा ये वाला टू यू प्लस के 13a बराबर 20 दूनी 40, तो 40 आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 मान लेंगे, ठीक है। अब उस तरीके से अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो आप यहाँ पर अगले वाले के लिए, अगले वाला कौन सा है बच्चों, ध्यान देंगे आप इस पे, 9वें सेकंड में चलेगी दूरी 24 है ना। तो देखिए 9वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है बच्चों आपकी, 24 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं u प्लस के ए बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस 1 और इजिकल टू आपके सामने चला जाएगा बच्चों, कितना चला जाएगा, S9 चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे u प्लस ए बाई 2, 9 दूनी 18 माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ले लेंगे, 2u प्लस के 18 में से एक जाएगा बच्चों 17a अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो 2a प्लस के 17a इजिकल टू 24 दूनी 48, ऐसे क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ से पहली वाली समीकरण को जब यहाँ लिखेंगे तो 2u प्लस के 13a इजिकल टू 40 जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। तो इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो बच्चों आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो देखिए क्या बचता है आपके पास में, 17 में से 13 गए तो 4a बराबर यहाँ पे बचेगा आपके पास में 8, और a बराबर आपके पास जाएगा 8/4, काटेंगे इसको 2 बार कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बच्चों a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास में a का मान आ गया। इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे,
जब समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों तो देखिए क्या आ जाएगा, 2u प्लस के 13 गुना 2 बराबर 40। तो 2u 40 माइनस के 13 26, u बराबर देखिए 24, सॉरी 40 में 26 गए, 14/2 काटेंगे 7 आ जाएगा। तो u बराबर आपके पास में आ गया 7 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे निकालने के लिए बोला 15वें सेकंड में चलेगी दूरी, अतः 15वें सेकंड में चली गई दूरी। तो दूरी को कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे S15 है ना, u प्लस ए बाई 2, यहाँ पे बच्चों आपका जाएगा 2 इंटू 15 माइनस के 1। ठीक है, u का मान देखिए यहाँ पे 2 को, u का मान दे रखा आपको 7, a का मान निकाल लिया बच्चों आपने 2/2, 15 दूनी 30 माइनस 1 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस के 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेगा, 29 और 7 कितना हो गया, तो इसका मतलब 15वें सेकंड में बच्चों को कितना चलेगा, 36 मीटर चल लेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे बच्चों आपसे अगला सवाल क्या रहा है, अगले सवाल में ध्यान देंगे, आपको क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग, ये आपको u दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड है, मंदन मंदन गाड़ी रुक रही होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको a दे दिया, वो भी माइनस का लिया जाएगा। जब मंदन होता है तो मंदन में बच्चों आपको माइनस लगा के चलना होता है ना, तो मंदन वाला यहाँ पे आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन चूंकि गाड़ी आपकी रुक रही होगी, ठीक है, तो कर्ण दर 5वें सेकंड में चलेगी दूरी, 5वें यानी कि टी पर आपको दे दिया 5वां सेकंड में चलेगी दूरी, यानी कि आपको बताना है T5, सॉरी S5 बताना है आपको, S, और यहाँ पे बच्चों आपको बताना है यहाँ पर 5 में कितनी दूरी को कवर अप करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जस्ट अभी हमारे पास में आया था यहाँ पे बच्चों, S5 बराबर आपका जाएगा u प्लस के a बाई 2n-1। अगर मैं बच्चों यहाँ पे ये n रख देता हूँ, है ना, क्योंकि n वे सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला है। ठीक है, और जब आपसे बात की जाएगी यहाँ पे 5वें सेकंड में, तो यहाँ पे आपका जाएगा S5 बराबर u की वैल्यू 10 माइनस, क्योंकि मंदन हो रहा है 2/2, 2 इंटू 5 रखा जाएगा माइनस के 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 10 माइनस 5 दूनी 10 माइनस का 1 जाएगा, तो 10 माइनस 9 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर। तो 5वें सेकंड तक वो केवल 1 मीटर की दूरी को कवर अप करेगा, यानी कि आपका पहला आंसर आ जाएगा इसका 1 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे अगले सवाल में आपसे बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दे रखा है पिंड का प्रारंभिक वेग निकालना है, तब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आपको इक्वेशंस नोट कर लेनी है, s बराबर 2 माइनस के 5t प्लस के 6t स्क्वायर, और पिंड का प्रारंभिक वेग चूंकि आपको समय दूरी दे रखी है। ठीक है, तो आप इसका t के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर दीजिए बच्चों, आप कलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे आप अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा, dx अपॉन dt का मतलब वेग ही होता है भाई, दूरी बटे समय आ गया ना। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों कांस्टेंट का जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा बच्चों आपका 5, यहाँ पे आपका जाएगा 2 की पहला जाएगा ना, तो 12t हो जाएगा। तो आपका इसका मतलब हो गया कि जो वेग आया बच्चों v बराबर आपके पास आ गया माइनस के 5 प्लस के 12t, चूंकि इसने बोला पिंड का प्रारंभिक वेग, और पिंड का बच्चों प्रारंभिक वेग के लिए आपको क्या करना होगा, प्रारंभिक वेग के लिए टी पर आपको क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। जैसे ही बच्चों आप 0 रखेंगे सब 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5 माइनस के 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, तो आपके सामने ये जो आंसर जा रहा है बच्चों आपका, कौन सा आंसर जाएगा, पहला पार्ट। ठीक है,
-5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना था। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।